वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर एग्जाम फाइटर फैमिली मेम्बर्स। साथियों, हम लोग एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री की क्लासेस एवरीडे मॉर्निंग में कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और हम लोगों ने अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज को आरंभ किया है, जो कि हमारे सिलेबस का यूनिट 7 है। तो हम लोग अभी यूनिट 7 को पढ़ रहे हैं और अब इसे कंप्लीट भी करने वाले हैं। काफ़ी क्लासेस हो चुकी है और पिछले क्लास में हम लोगों ने सहायक संधि को पढ़ा है, सब्सिडरी अलायंस को पढ़ा है। अब बस उसी से मिलता जुलता, उसी का अपग्रेड वर्जन जिसको कह सकते हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसे कि हम लोग हड़प नीति या व्यपगत के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो इसके पहले मैं बताना चाहूँगा, जहाँ पे सहायक संधि को हम लोग क्या कहते थे, स्वीट पॉइजन। सहायक संधि को मीठा विष की संज्ञा दी गई थी पिछले क्लास में। बिल्कुल वो मीठी मीठी बातें करके भारतीय साम्राज्यों को अपने नियंत्रण में कर लिया, पंगु बना लिया। लेकिन ये जो हम लोग हड़प नीति पढ़ेंगे, बस इसी का हार्ड वर्जन है। वो थोड़ा सॉफ्ट था कि हम लोग सिर्फ मीठी मीठी बातें करके भारतीय राज्यों को पंगु बनाया गया। यहाँ पे खुला ओपन जिसको कहते हैं ना, खुल्लम खुल्ला, और सीधे डायरेक्ट भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर लिया गया। कोई मीठी मीठी बातें नहीं। लेकिन इसमें कंडीशन था। डलहौजी ने क्या किया? डलहौजी जो भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए 1848 में, और वो 1848 से 56 तक भारत में रहे। तो उसने जो मुख्य रूप से ये अपनी जो महत्वाकांक्षा दिखाई और उनका जो सिद्धांत था, उनका जो सोच था, यही था कि किसी भी तरह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना है। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना किसी भी तरह, कोई नीति नहीं था, चाहे वो नैतिक हो चाहे अनैतिक हो, उससे भी किसी भी तरह ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था। इनका मुख्य सोच, इनका मुख्य उद्देश्य यही था। और यह एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का गवर्नर जनरल था, जिसको कह सकते हैं शासक था। ये साम्राज्यवादी सोच का था कि ब्रिटिश प्रांतों का अधिक से अधिक पूरे भारत में विस्तार करना चाहता था। बेसिकली उन्होंने जो सिद्धांत दिया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत, इसका जो मुख्य सिद्धांत आप अगर एक लाइन में समझें, इसके अनुसार अगर किसी भारतीय राज्य का शासक बिना उत्तराधिकारी के मर जाए, मतलब स्वाभाविक उत्तराधिकारी, नेचुरल जो उसका उत्तराधिकारी है, इस तरह की बातें कही गई थी। यानी अगर हम राजा हैं तो मेरा बेटा होना चाहिए, वही वो स्वाभाविक उत्तराधिकारी होता है ना। राजा का बेटा ही उसका स्वाभाविक उत्तराधिकारी होगा। इस चीज़ को आपको समझना है। इसका कहना था, अगर कोई भारतीय शासक बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए, मतलब उनका अगर पुत्र नहीं हो, तो उसके राज्य उसके दत्तक पुत्र को नहीं सौंपा जाएगा, यानी गोद लिया पुत्र को नहीं सौंपा जाएगा। यही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो दत्तक पुत्र किसको कहते थे? जिसे कि गोद ले लेते थे। अगर किसी शासक का पुत्र नहीं था या पुत्री नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, किसी को गोद ले लेते थे, और गोद लेने के बाद उसे शासक, अगले शासक के रूप में नियुक्त कर देते थे, ताकि उनकी मृत्यु के बाद वो शासक बन सके। और ऐसा भारतीय परंपरा में प्राचीन काल से ही चली आ रही थी। लेकिन डलहौजी ने इसमें क्या कर दिया? डलहौजी ने क्या किया? अगर आपका अपना पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है, मतलब अपना संतान अगर नहीं है, तो अपना संतान नहीं है तो आपको गोद लेने का अधिकार भी नहीं है, और गोद लिए जो बच्चे हैं उन्हें गद्दी नहीं दी जाएगी। उसके प्रांत को ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया जाएगा। मैंने अपना संतान चाहिए, सिंपल सा है कि आपको अपना संतान चाहिए। गोद लिया हुआ संतान नहीं चलेगा, दत्तक पुत्र नहीं चलेगा। इसका मुख्य सिद्धांत यही था। तो इसके साथ ही उन्होंने डायरेक्ट सभी, जो भारत में तत्कालीन जो परिस्थिति थी, सभी राज्यों के साथ एक जैसा नहीं था। सभी राज्यों की स्थिति अलग अलग थी, और सभी पे ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नियंत्रण भी नहीं था। हम लोग जानते हैं उस दौर में भारत में बहुत से ऐसे रियासतें जो स्वतंत्र भी थे, जिन्हें ब्रिटिश नियंत्रण में वो कभी रहे ही नहीं। इसी तरह कुछ ऐसी रियासतें भी थी जो अंग्रेजों पर डिपेंडेंट थी, लेकिन वहाँ की जो और भी नीतियाँ थी, वो हर चीज़ अंग्रेजों के नियंत्रण में नहीं था। वो बस उस पर आश्रित था। किस रिस्पेक्ट में? अधिकतर राज्य ऐसे थे सेना के लिए, क्योंकि सबके मन में ये आ गया था ब्रिटिश सेना ही सर्वश्रेष्ठ है, और सभी उस सेना को अपने
राज्य में रखना चाहते थे। पड़ोसी राज्य के पास अगर ब्रिटिश सेना आ गई तो उसके पड़ोसी वाले भी सोचते थे काश मेरे पास भी आ जाती तो हम भी मजबूत हो जाते। और ऐसा कर करके उन्हें अपनी जो भारतीय सेना थी उसको हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, उसके जगह आ गया ब्रिटिश सेना। तो यानी बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो ब्रिटिश सैनिकों के लिए आश्रित थे ब्रिटिश के ऊपर। और हम लोग पिछले क्लास में देखा सहायक संधि के माध्यम से इसे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बखूबी से लॉर्ड वेलेस्ली ने अंजाम तक पहुंचाया था। और इससे बहुत सारे भारतीय राज्य अंग्रेजों के पर आश्रित हो गए थे सेना के लिए। इसी तरह कुछ राज्य ऐसे भी थे जो कि ब्रिटेन के जो अधिकारी वर्ग थे उनके सहयोग से उनका निर्माण हुआ था। ऐसे राज्य अधीनस्थ राज्य थे। तो वही किया, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 वर्गों में बांटा। कौन कौन से 3 वर्ग थे इसी को हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो वर्ग था भारतीय राज्य का वो था पूर्णतः स्वतंत्र राज्य। पूर्णतः स्वतंत्र राज्य यानी वैसे राज्य जो कभी भी ब्रिटिश नियंत्रण में नहीं रहे। और इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया कि जो कभी भी ब्रिटिश शासक के अधीन नहीं रही और न ही वो कर दे रही है, ऐसी रियासतें अगर गोद लेती है तो उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब ये गोद ले सकते हैं। इन शासकों को जो पूर्णतः स्वतंत्र राज्य है, यहाँ के शासकों को ये कहा गया हड़प नीति के माध्यम से कि अगर आप लोग पूर्णतः स्वतंत्र हैं और आपके शासक का अगर कोई अपना जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल स्वाभाविक पुत्र, अपना पुत्र या पुत्री नहीं है और फिर भी अगर उस शासक की मृत्यु हो जाती है तो ये गोद ले सकता है। यानी ये लोग गोद ले सकता है, गोद ले सकता है किसी बाहर के किसी बच्चे को दत्तक पुत्र मानकर उसे अगला शासक नियुक्त कर सकता है। यहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी ब्रिटिश। तो ये इनका मैटर अलग था। अब आश्रित राज्य, आश्रित राज्य के लिए क्या 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 है कि वैसे भारतीय राज्य जो कि किसी भी तरीके से ब्रिटिश के ऊपर आश्रित हो, चाहे वो सेना पर आश्रित हो या प्रबंधन के से संबंधित आश्रित हो, इसके लिए अलग कंडीशन दिया। कहा कि ऐसे राज्य के शासक जिनका कोई अपना पुत्र नहीं है वह भी गोद ले सकता है, वह भी गोद ले सकता है, गोद ले सकता है, लेकिन गोद लेने के पहले ब्रिटिश सरकार से या ब्रिटिश जो अधिकारी हैं उससे परमिशन लेना होगा। परमिशन लेना होगा उससे। यानी यहाँ पे कंडीशन डाल दिया, कंडीशन ये डाल दिया जो आश्रित राज्य हैं उनको गोद लेने का अधिकार है लेकिन उसको परमिशन लेना होगा ब्रिटिश अधिकारी से। अगर वो परमिशन देंगे तभी वो गोद ले सकते हैं, ये कंडीशन दिया। और जो तीसरी श्रेणी के राज्य थे अधीनस्थ राज्य यानी वैसे राज्य, अधीनस्थ राज्य उन राज्यों को कहते थे वैसे राज्य जिनका निर्माण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश जो थे उनके सहयोग से हुआ था, उनमें वो अधीनस्थ राज्य थे। जैसे झांसी, जेतपुर, संबलपुर, इनके लिए कंडीशन दे दिया गया क्या कि ऐसे राज्य के शासकों पर उत्तराधिकार के लिए गोद लेने पर पूर्णतः एकदम फुल्ली रिस्ट्रिक्शन, पूर्णतः पाबंदी लगी रहेगी। यानी ये लोग गोद नहीं ले सकते हैं। अगर यहाँ के शासक की मृत्यु हो जाती है तो ये लोग गोद नहीं ले पाएंगे। इनको गोद लेने का अधिकार था नहीं, परमिशन भी नहीं, डायरेक्ट नहीं, इन्हें डायरेक्ट गोद लेने का अधिकार नहीं था। तो याद करते हैं हम लोग फिर से। पहला पूर्णतः स्वतंत्र राज्य, इसमें कौन कौन थे? उदयपुर, जयपुर, सतारा, ये क्या कर सकते थे? ये ले सकते थे गोद, ये गोद ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। आश्रित राज्य अवध, नागपुर, ग्वालियर, इनके लिए कंडीशन था परमिशन लेना था, परमिशन लेकर गोद ले सकते थे। और ये गोद ले ही नहीं सकते थे, ये अधीनस्थ राज्य जैसे झांसी, जेतपुर, संबलपुर, ये गोद ले ही नहीं सकते थे। तो इन्होंने भारतीय राज्यों को 3 वर्गों में बांट दिया और तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन डाल दिया। अब समस्या ये हो रही थी कि पुराने ज़माने में भारत में जो भी राजा होते थे उनकी संतान नहीं
होने के कारण वो किसी को भी गोद लेके अपने जो अगला जो शासक होगा उसे बनाकर उसके संरक्षक मंडल के माध्यम से उसे नियुक्त करके राज्यकार्य चलाया जाता रहा था। भारतीय इतिहास रहा है। लेकिन डलहौजी ने इन सबको बदल दिया और ये तो कहने की बातें थी कि 3 वर्गों में बांटा और तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन रखा। लेकिन बाद में ऐसा हो जाता है, बाद में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि डलहौजी ने यहाँ पर भी हस्तक्षेप किया, पूर्णतः स्वतंत्र राज्यों पर भी, आश्रित राज्यों पर तो उनका था ही, अधीनस्थ राज्यों पर तो बिल्कुल पूरी तरह था। तो जिस प्रकार का ट्रीट उन्होंने अधीनस्थ राज्यों के साथ किया कि आपको गोद लेने का अधिकार है ही नहीं, अधीनस्थ राज्य जो भी हैं आपको कभी गोद लेने का अधिकार नहीं देगा, उसी तरह उन्होंने इससे भी ट्रीट किया और इससे भी। यानी वो कहने की बातें थी कि पूर्णतः स्वतंत्र राज्य पर हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आश्रित राज्य को परमिशन लेने पर हम लोग उसको परमिशन दे देंगे, लेकिन इन्होंने किसी को भी परमिशन नहीं दिया। अंततः सबके साथ एक ही नीति चलाई, जिसको कहते हैं कि हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। तो वही हाल डलहौजी ने किया। ये सैद्धांतिक रूप से उन्होंने ये सारी चीज़ें कही, लेकिन व्यवहारिक रूप से जब वो लागू करने पर आए तो उन्होंने सबके साथ एक ही ट्रीट किया और उनका एक ही टारगेट था, किसी भी वैसे राज्य जहाँ पे शासक की मृत्यु बिना उत्तराधिकारी घोषित किए, यानी बिना उसके स्वाभाविक पुत्र के होते हुए अगर हो जाती है तो उसे राज्य से हाथ धोना पड़ेगा और ये राज्य ब्रिटिश अधीन क्षेत्र कहलाएंगे और उसे ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया जाएगा। और वही उन्होंने किया और इस नीति के तहत भारत के बहुत सारे राज्यों को उन्होंने अपने अधीन कर लिया। जैसे देखिए, सबसे पहले उन्होंने किसका किया? सतारा का। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले डलहौजी ने किस राज्य का विलय किया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत? तो सतारा का। और हम लोग थोड़ा बैक चलिए, ऊपर में देखते हैं सतारा किस श्रेणी का राज्य था। अब देखिए सतारा किस श्रेणी का राज्य है। सतारा तो यहाँ पर है, यानी वो पूर्णतः स्वतंत्र राज्य था। सतारा का अगर यहाँ पे पूर्णतः स्वतंत्र राज्य के लिए कंडीशन क्या था कि अगर निसंतान है कोई शासक और उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह गोद लिए बच्चे को अगला उत्तराधिकारी घोषित कर सकती है और इसमें ब्रिटिश कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके लिए यही कंडीशन था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले किसका विलय किया? सतारा का। यानी ये कहने की बातें थी और उन्हें करना कुछ और था। कहते कुछ और थे, करते कुछ और थे। और सतारा का जब विलय किया तो डलहौजी ने ये कंडीशन दिया कि नहीं, सतारा पूर्णतः स्वतंत्र राज्य नहीं है। इसका निर्माण जब हुआ था तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में ही इसका निर्माण हुआ था और लॉर्ड हेस्टिंग्स का इसमें योगदान रहा था। यानी इसका निर्माण किस तरह हुआ है? ब्रिटिश सहयोग से। यानी इसे अधीनस्थ राज्य घोषित कर दिया। तीसरी श्रेणी के राज्य जो अधीनस्थ राज्य थे उस श्रेणी में इसको ले आए और इसका विलय कर लिया, क्योंकि वहाँ के जो शासक थे सतारा के, अप्पा साहिब की मृत्यु हो गई। यहाँ के शासक थे अप्पा साहिब, उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद उन्होंने जो उनके जो अधिकारी थे उसके द्वारा गोद लिए पुत्र को जब अगला शासक नियुक्त किया तो इन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया और बोला कि नहीं, इनका निर्माण तो हेस्टिंग्स जी के सहयोग से हुआ है, गवर्नर जनरल जो हेस्टिंग्स थे उनके कार्यकाल में हुआ है, इसीलिए यह अधीनस्थ राज्य के श्रेणी में आता है, इसीलिए उसे ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया। इसी प्रकार जो दूसरा विलय किया उन्हें जेतपुर और संभलपुर, जेतपुर और संभलपुर को, यहाँ पर उन्होंने जेतपुर और संभलपुर ये अधीनस्थ राज्य थे। आप देख रहे हैं जेतपुर संभलपुर यहाँ है इस श्रेणी में अधीनस्थ राज्य। चलिए यहाँ पर तो कोई जो उन्होंने कहा था वैसा ही किया और जेतपुर और संभलपुर में भी जब वहाँ के शासकों की मृत्यु हो जाती है तो उसे अपने अधीन कर लिया। तो जेतपुर संभलपुर का दोनों का 1849 में हो गया था। इसी प्रकार बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी बहुत ही पॉपुलर और 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहाँ भी उनका जो दत्तक पुत्र था उसे शासक नहीं माना और उसे ब्रिटिश प्रांत में शामिल कर लिया था झांसी को, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया तो झांसी का विलय 1853 में कर लिया। इसी प्रकार नागपुर 1854 और अवध 1856 में। और यहाँ पे याद रखिएगा अवध का जो था विलय, अवध का विलय का काफ़ी विरोध हुआ क्योंकि यहाँ पर स्वाभाविक पुत्र भी था
इसका पुत्र अवध का जो अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह, और इसका जो पुत्र था बिरजिस कादिर, यानी इसका पुत्र भी था, अपना अपना पुत्र था, ये कोई गोद लिया हुआ पुत्र नहीं था, बिरजिस कादिर। फिर भी इस राज्य को मिला लिया गया, यानी यहाँ पर भी सिद्धांत की अवहेलना की गई। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में जो बातें कही गई तो उसका यहाँ पर भी विरोध हुआ, उन्होंने उसको तोड़ा। बिरजिस कादिर थे तो इन्होंने यहाँ पे क्या नया शर्त लगाया, कुशासन, बोला यहाँ पे कुशासन है। लेकिन वो जो कुशासन था इसे अंग्रेजों ने फैलाया था, अंग्रेजों ने कुशासन का वहाँ पे दुष्चक्र चलाया था, और उस कुशासन का आरोप लगा दिया बिरजिस कादिर पर, इसके साम्राज्य को भी विलय कर लिया। हम लोग देख रहे हैं कि सतारा और अवध का विलय अनैतिक तरीके से किया गया। उनका जो सिद्धांत था उनसे वो मेल नहीं खाता था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो थ्योरी थी इस पे ये सब मेल नहीं खाते थे, यानी किसी भी तरीके से उसे साम्राज्य का विस्तार करना था, और वैसा ही किया। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किस राज्य का विलय कब हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ दो चीज़ याद रखना है जो बिल्कुल यहाँ पे मेन है। सबसे पहला विलय किस राज्य का हुआ, तो सतारा, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला विलय किस राज्य का हुआ, सतारा। सतारा कहाँ है, महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में, सतारा महाराष्ट्र में। इसी प्रकार सब किस राज्य का विलय डलहौजी ने कुप्रशासन के आधार पर किया, कुप्रशासन के आधार पर किया, तो अवध का किया। कब किया, 1856 में, कुप्रशासन। तो ये भी क्वेश्चन खूब पूछे जाता है कि कुप्रशासन के आधार पर किस एकमात्र राज्य का विलय किया गया, तो वो अवध था, कुप्रशासन के आधार पर। जबकि जो तीनों उनका शर्त था, भारतीय राजाओं को, राज्यों को 3 वर्गों में बांटा था, उसमें कहीं भी कुप्रशासन का कोई कंडीशन नहीं दिया था। यहाँ एक नया थ्योरी उन्हें ला दिया, कुप्रशासन है इसीलिए अवध का विलय कर लिया। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुप्रशासन के आधार पर अवध का और पहला सतारा का। इसी प्रकार दो यहाँ पर दो राज्य है, जेतपुर संबलपुर, याद रखिएगा दोनों के लास्ट में रॉ है। जेतपुर संबलपुर 1849, बघाट 1850, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853। इसे बिल्कुल आपको याद रखना है। नागपुर 1854। ये सारे ईस्वी को याद रखना है कि इसका विलय कब किया गया, ये अक्सर पूछे जाते हैं। कभी कभी तो ये आपको सीरीज करने दे देगा, किसका, इसको क्रम में सजाएं, किसका विलय पहले हुआ और किसका बाद में, आपको सीरीज करने दे देगा। तो आपको सबका ईस्वी याद रखना चाहिए, और ये गिने चुने 6-7 नाम है, याद हो जाएंगे, 2 बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। अभी फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहला विलय सतारा का कब किया, 1848 में। कहाँ पर है सतारा, महाराष्ट्र में। 1849 में किसका विलय हुआ, दो राज्य, जेतपुर संबलपुर, जेतपुर संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और अवध 1856। लेकिन अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया, एकमात्र राज्य ऐसा था जिसका विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं इस नीति का क्या प्रभाव पड़ा, इस नीति से अंग्रेजों को क्या क्या लाभ हुए और भारत में उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहला जो उनका टारगेट ही था, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। निश्चित ही इस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ, और अब उनका डायरेक्ट रूल्स बहुत बड़े क्षेत्रों पर हो गया। डायरेक्ट रूल स्टार्ट हो गया अंग्रेजों का, और ये भारत में उनका साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो गया। किंतु हम लोग ये जानते हैं डलहौजी का ये जो नीति था अनैतिक था और निष्पक्ष नहीं था, इसीलिए भारतीय जनता में असंतोष बढ़ा। देशी रियासतों के राजाओं में भी भय और डर का संचार हुआ। जनता में असंतोष इसलिए बढ़ा क्योंकि शासक जो होते हैं, राजा होते हैं, प्रतिष्ठा का भी प्रतीक माना जाता है भारत के भारतीयों के द्वारा। तो जब उनके राजा को ही गद्दी से हटाकर अंग्रेज उसे अपने नियंत्रण में ले लेते थे, तो जनता में एक तरह से आक्रोश की भावना भर जाती थी और उसमें असंतोष भर जाता था, और इसी असंतोष के कारण जनता ब्रिटिश के धीरे धीरे खिलाफ होने लगी। रियासतों की जो जनता थी वह ब्रिटिश के खिलाफ होने लगी। ब्रिटिश के प्रति उनके अंदर रोष की भावना जागृत हो गई। इसी प्रकार जो राजा होते थे, जिसे हटा दिया जाता था गद्दी से, वो तो अंग्रेजों के अधीन चले ही गए, लेकिन जो राज्य बचे थे जिन्हें उसके अधीन नहीं किया गया था, तो वो वहाँ के भी राजा भय एवं डर की भावना उनके अंदर आ गई थी। उन्हें लगता था कि बस कुछ समय की बात है, अंग्रेज
हमारे राज्य को भी हड़प लेंगे। ये तो क्रम रूप से, अभी मेरा नंबर नहीं आया है लेकिन मेरा भी नंबर आएगा, उनके अंदर ऐसी भावनाएं चलने लगी। और हम लोग जानते हैं 1857 में जब डलहौजी वापस चले जाते हैं, 1856 में जब वापस चले जाते हैं, इसके बाद भारत में एक बहुत ही बड़ा विद्रोह होता है, जिसे 1857 का विद्रोह कहते हैं हम लोग। और 1857 के विद्रोह जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग देखे थे 1857 के विद्रोह का कारण क्या था। तो इसका राजनीतिक कारणों में हम लोग देखा है, इसका जो कारण था डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी था, डलहौजी की हड़प नीति ही थी जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। मूल राजनीतिक कारण यही था, यानी इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति के कारण 1857 की क्रांति भी भारत में हुई। साम्राज्य का विस्तार हुआ, जनता में असंतोष बढ़ा, रियासत के शासकों में डर की भावना आई और इसने एक क्रांति को जन्म दिया जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी होता है। और इस क्रांति ने, जिसे कहते हैं ना, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया। उससे वो सोच भी नहीं पाए, जिस साम्राज्य को कुछ ही समय पहले डलहौजी ने जिस तरीके से जिस देसी रियासतों को अपने अधीन किया, कोई कुछ नहीं कर पाए और वहीं पर इतना बड़ा विद्रोह हो गया और ऐसी स्थिति आ गई कि अंग्रेजों को लग रहा था कि भारत छोड़ना पड़ेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इस डैमेज को मैनेज करने के लिए वहाँ की जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया को घोषणा करना पड़ा कि अब हम लोग साम्राज्य विस्तार नहीं करेंगे। साम्राज्य विस्तार की नीति को उन्होंने त्याग दिया। इस तरह की बातें 1 नवंबर 1858 को जो विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया उसमें इस तरह की बातों उसमें की गई ताकि भारतीयों को विश्वास में लिया जा सके। तो ये था इस नीति का प्रभाव। तो हम लोग देख रहे थे इसका प्रभाव, इसकी समीक्षा। तो अभी हम लोग देख रहे थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब हम लोग देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति या वेबगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल क्या था? 1848 से 56। हड़प नीति का दूसरा नाम क्या है? वेबगत का सिद्धांत। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। डलहौजी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी ने भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा? तो 3 वर्गों में बांटा। 3 वर्गों कौन कौन थे? पहला पूर्णतः स्वतंत्र राज्य, देख लेते हैं नीचे चल जाइए। पूर्णतः स्वतंत्र राज्य, आश्रित राज्य और अधीनस्थ राज्य। देख लीजिए, पूर्णतः स्वतंत्र, आश्रित राज्य और अधीनस्थ राज्य, 3 वर्गों में बांटा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सबसे पहला विलय किस राज्य का डलहौजी ने किया हड़प नीति के तहत? तो सतारा। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में। सतारा का विलय कब किया? 1848 में। इसके बाद आपसे जितना भी राज्य है और उसका जो विलय का ईयर है वो इम्पोर्टेंट है। आपसे ऐसा पूछा जाएगा 1849 में किन 2 राज्यों का विलय हुआ? तो जेतपुर और संबलपुर। बघाट का विलय कब हुआ? 1850 में। बघाट का विलय कब हुआ? 1850 में। उदयपुर का विलय कब हुआ? 1852 में। एक एक राज्य का जो ईयर है एक एक क्वेश्चन है। झांसी का विलय कब हुआ? 1853 में। नागपुर का विलय कब हुआ? 1854 में। इसी प्रकार अवध का विलय कब किया गया? 1856 में। किस राज्य का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया? कुप्रबंधन के आधार पर किया गया, तो वो अवध था। ये ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की जो बातें हैं हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्वेश्चन भी बन सकता है, ये भी डिस्कशन हो गया। इसके साथ ही अगर पूछा जाएगा 1857 की क्रांति के सबसे मूल कारणों में किसे शामिल किया जाता है? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को। तो अभी हम लोग देख रहे थे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, वेबगत का सिद्धांत, और उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और इसी तरह और भी आप क्लासेस करना चाहते हैं, वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के बीच शेयर करें और एक बेहतर तैयारी करें यूजीसी नेट, जेआरएफ, हिस्ट्री जून 2022 के लिए। और जो भी नए हैं चैनल पर, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को धारदार बना सकते हैं। और इसके साथ ही जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।